प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह प्रयोगों में प्राय एक या अधिक प्रायोगिक समूह या एक या अधिक नियंत्रित समूह होते हैं। प्रायोगिक समूह वह समूह होता है जिसमें समूह सदस्यों को अनाश्रित परिवर्त प्रहसन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नियंत्रित समूह एक तुलना समूह होता है जो प्रस्तुत परिवर्त को छोड़कर शेष अन्य दृष्टियों से प्रायोगिक समूह की तरह का ही होता है। उदाहरण के लिए लताने और डाली के अध्ययन में दो प्रायोगिक समूह एक नियंत्रित समूह थे। जैसा आपको ज्ञात है, अध्ययन में प्रतिभागी 3 कक्षों में भेजे गए थे। एक कक्ष में कोई भी उपस्थित नहीं था, नियंत्रित समूह। अन्य 2 कक्षों में 2 व्यक्ति बैठाए गए थे, प्रायोगिक समूह। 2 प्रायोगिक समूह में एक समूह को यह निर्देशित किया गया था कि कमरे में धुआं भरने पर कुछ भी नहीं करना था। दूसरे समूह को कोई भी निर्देश नहीं दिया गया। नियंत्रित समूह के निष्पादन की तुलना प्रायोगिक समूह से की गई। जैसा कि अध्ययन में पाया गया, नियंत्रित समूह के प्रतिभागियों ने आपातकाल के संबंध में सबसे अधिक सूचना दी। प्रथम प्रायोगिक समूह जिसमें प्रतिभागियों को कोई निर्देश नहीं दिया गया था तथा द्वितीय प्रायोगिक समूह अभिशांगी वाला समूह ने आपातकाल की बहुत कम सूचना दी। ध्यातव्य कि किसी प्रयोग में प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह के लिए अन्य दशाएं स्थिर रखी जाती हैं। उन सभी संबद्ध परिवर्तों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है जो आश्रित परिवर्त को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जिस गति से कक्ष में धुआं आना शुरू हुआ, कक्ष में धुएं की समग्र मात्रा कम, कक्ष में भौतिक एवं अन्य प्रकार की सुविधाएं तीनों समूह के लिए एक समान थी। प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह में प्रतिभागियों का वितरण यादृच्छिक रैंडम रूप से किया गया था। यह वह है विधि है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर व्यक्ति के किसी भी समूह से चयनित होने की संभावना एक समान रहे। यह संभव है कि प्रयोगकर्ता एक समूह में सिर्फ पुरुषों को और दूसरे समूह में सिर्फ महिलाओं को रखे। जो परिणाम उनको अध्ययन में मिलेगा वह प्रायोगिक प्रदर्शन का न होकर लिंग भिन्नता के कारण होगा। प्रायोगिक अध्ययनों में सभी संबद्ध सार्थक परिवर्त जो अध्ययन के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं उनका नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं: जैविक परिवर्त जैसे दुश्चिंता, बुद्धि, व्यक्तित्व आदि; परिस्थितिजन्य अथवा पर्यावरणीय परिवर्त जो प्रयोग करते समय क्रियाशील होते हैं, शोर, तापमान, आर्द्रता; तथा अनुक्रमिक परिवर्त जब प्रयोग के प्रतिभागियों का परीक्षण विभिन्न दशाओं में किया जाता है तो अनुक्रमिक परिवर्त अधिक सक्रिय हो जाते हैं। विभिन्न दशाओं के प्रति संवेदनशीलता के परिणामस्वरूप थकान अथवा अभ्यास प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं जो अध्ययन के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं तथा निष्कर्षों की व्याख्या को जटिल बना सकते हैं। बाह्य परिवर्तों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रयोगकर्ता कई नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। चूंकि प्रयोग का लक्ष्य बाह्य परिवर्तों को कम करना होता है, इसलिए इस समस्या से मुक्त होने का उत्तम तरीका है प्रायोगिक दशा में ऐसे परिवर्तों का निरसन करना। उदाहरण के लिए प्रयोग ध्वनिरोधी एवं वातानुकूलित कक्ष में किया जा सकता है और ध्वनि तथा तापमान के प्रभाव का निरसन किया जा सकता है। निरसन सर्वदा संभव नहीं होता। इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि उनका प्रभाव स्थिर रहे जिससे पूरी प्रायोगिक दशा में उनका प्रभाव एक सा बना रहे। प्राणीगत जैसे भय, अभिप्रेरणा और पृष्ठभूमि संबंधित परिवर्तन जैसे ग्रामीण, शहरी, जाति, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के नियंत्रण के लिए सुमेलन भी किया जाता है। इस प्रक्रिया में 2 समूहों को प्रासंगिक परिवर्त के आधार पर सम्मान कर दिया जाता है अथवा प्रयोग विभिन्न दशाओं में प्रतिभागियों में के सुमेल युग्मों को लेते हुए प्रासंगिक परिवर्तों को स्थिर रखा जाता है। क्रम प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिसंतुलनकारी तकनीक अपनाई जाती है। मान लीजिए किसी प्रयोग में 2 कार्य करने के लिए दिए गए प्रयोगकर्ता चाहे तो कार्यों के क्रम को परिवर्तित कर सकता है अतः समूह के आधे प्रतिभागी अ और ब क्रम में कार्य प्राप्त कर सकते हैं जबकि शेष आधे ब और अ क्रम में। इसी प्रकार एक ही व्यक्ति को अ, ब क्रम में कार्य दिया जा सकता है। विभिन्न समूहों में प्रतिभागियों के यादृच्छिक वितरण से समूह के बीच विभवपरक व्यवस्थित अंतर समाप्त हो जाता है।
किसी भी सुअभिकल्पित प्रयोग की शक्ति यह होती है कि वह दो या दो से अधिक परिवर्तों के मध्य कार्य कारण संबंधों को युक्त प्रमाण दे सकता है। तथापि प्रयोग प्रायः बहुत नियंत्रित प्रयोगशाला परिस्थितियों में किए जाते हैं। इनकी आलोचना इस बात से होती है कि ये वास्तविक व्यवहार में नहीं होते। प्रयोग ऐसे परिणाम प्रदान कर सकते हैं जिनका ठीक से सामान्यीकरण नहीं हो पाता अथवा वे वास्तविक परिस्थितियों में अनुप्रयुक्त नहीं हो पाते। दूसरे शब्दों में इनकी निम्न बाह्य वैधता होती है। इनकी एक और सीमा यह है कि यह सर्वदा संभव नहीं होता किसी समस्या विशेष का अध्ययन प्रायोगिक रूप में किया जा सके। उदाहरण के लिए बच्चों की बुद्धि स्तर पर पौष्टिकता की कमी के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी को भूखा रखना नैतिक रूप से गलत है। तीसरी समस्या यह है कि समस्त प्रासंगिक परिवर्तनों को जानना और उनका नियंत्रण करना कठिन होता है। क्षेत्र प्रयोग एवं प्रयोगकल्प कई बार प्रयोगशाला में अध्ययन कर पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी दशा में अनुसंधानकर्ता क्षेत्र अथवा प्राकृतिक स्थिति में जाता है जहाँ व्यवहार विशेष वास्तव में घटित होता है। इसे क्षेत्र प्रयोग फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए अनुसंधानकर्ता यह जानना चाहता है कि किस विधि में छात्रों में अधिक अधिगम होगा, व्याख्यान विधि अथवा करके दिखाने की विधि। इसलिए अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होगा कि वह अध्ययन विद्यालय में संपन्न करे। अनुसंधानकर्ता प्रतिभागियों के दो समूहों का चयन कर सकता है। कुछ समय तक एक समूह को करके दिखाने की विधि द्वारा पढ़ाया जाए तथा दूसरे समूह को व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाएं। अध्यापन के अंत में वह उनके निष्पादन की तुलना कर सकता है। इस प्रकार के प्रयोगों में प्रासंगिक परिवर्तनों पर नियंत्रण प्रयोगशाला प्रयोग की अपेक्षा कम होता है। इसमें समय भी अधिक लगता है तथा यह महंगा भी पड़ता है। बहुत से परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका प्रदर्शन प्रयोगशाला में संभव नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए यदि आप भूकंप में अनाथ हुए बच्चों पर भूकंप के प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप ऐसी परिस्थिति प्रयोगशाला में तैयार नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियों में अनुसंधानकर्ता प्रयोगकल्प क्वासी एक्सपेरिमेंट लैटिन शब्द जिसका अर्थ कल्प होता है विधि अपनाता है। ऐसे प्रयोगों में अनाश्रित परिवर्त का चयन किया जाता है न कि उसे परिवर्तित अथवा प्रहसित किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रायोगिक समूह में हम ऐसे बच्चों को रखेंगे जो भूकंप में अनाथ हो गए और नियंत्रित समूह में उन बच्चों को रखेंगे जिन्होंने भूकंप का अनुभव तो किया किंतु माता पिता से बिछड़े नहीं। इस प्रकार प्रयोगकल्प में एक प्राकृतिक परिवेश में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले समूह का उपयोग करके अनाश्रित परिवर्त को प्रहसित करने का प्रयास किया जाता है और प्रायोगिक तथा नियंत्रित समूह का निर्माण किया जाता है। क्रियाकलाप सहसंबंधात्मक अनुसंधान मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में हम प्रायः पूर्व कथन करने के लिए दो परिवर्तनों के मध्य संबंध का निर्धारण करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आपकी रुचि है जानने की कि क्या अध्ययन समय की मात्रा विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित है। यह विधि प्रयोगात्मक विधि से भिन्न है क्योंकि इसमें आपको अध्ययन के समय का ना तो प्रश्न करना है ना ही उपलब्धि पर इसका प्रभाव देखना है। आप मात्र दो परिवर्तनों के मध्य संबंध जानना चाहते हैं जिससे आप यह जान सकें कि क्या दोनों में साहचर्य है अथवा सहसंबंध है या नहीं। दोनों परिवर्तनों के में संबंध की शक्ति एवं दिशा का एक गणितीय लाभांक प्रस्तुत होती है जिसे सहसंबंध गुणांक कहते हैं। इनका विस्तार +0.00 से लेके -1.0 तक होता है। इस प्रकार सहसंबंध गुणांक तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य। धनात्मक सहसंबंध पॉजिटिव कोरिलेशन इस बात का संकेत करता है कि जब एक परिवर्त का मान बढ़ेगा तो दूसरे परिवर्त का मान भी बढ़ेगा। उसी प्रकार जब एक परिवर्त का मान घटेगा तो दूसरे का मान भी घटेगा। मान लीजिए यह पाया गया कि विद्यार्थी जब अध्ययन के लिए अधिक समय देते तो उनमें उपलब्धि लाभदांक में की वृद्धि होती है तथा यह भी पाया गया कि जब वे कम अध्ययन करते हैं तो उनका उपलब्धि लाभदांक भी कम होता है। इस प्रकार के साहचर्य को धनात्मक अंक द्वारा दर्शाया जाता है और अध्ययन और उपलब्धि के बीच जितना अधिक सार्थक साहचर्य होगा वह गुणांक +1.00 के उतने ही करीब होगा। आपको
प्लस 0.85 सहसंबंध गुणांक मिल सकता है, जो अध्ययन समय एवं उपलब्धि के बीच उच्च धनात्मक साक्षर का द्योतक होगा। दूसरी ओर ऋणात्मक सहसंबंध नेगेटिव कोरिलेशन हमें बताता है कि जैसे एक परिवर्त का मान बढ़ता है तो वहीं दूसरे परिवर्त y का मान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए आप इस बात की परिकल्पना कर सकते हैं कि जैसे अध्ययन समय में वृद्धि होगी, वैसे अन्य गतिविधियों में लगने वाला समय कम हो जाएगा। यहाँ आपको जो ऋणात्मक सहसंबंध मिलेगा उसका विस्तार 0 और -1.0 के बीच होगा। यह भी संभव है कि दो परिवर्तों के बीच कोई सहसंबंध ना हो, इसे शून्य सहसंबंध कहते हैं। शून्य सहसंबंध मिलना प्रायः कठिन होता है, यद्यपि सहसंबंध शून्य के निकट हो सकता है, जैसे -0.02 अथवा +0.03। यह बताता है कि दोनों परिवर्तों के बीच कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है अथवा दोनों परिवर्त एक दूसरे से संबंधित नहीं है। सर्वेक्षण अनुसंधान आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा अथवा दूरदर्शन पर देखा होगा कि चुनाव के समय यह जानने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है कि मतदाता किस राजनीतिक दल विशेष को वोट देंगे अथवा वे किस प्रत्याशी विशेष के पक्ष में हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान लोगों के मत, अभिवृत्ति और सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए अस्तित्व में आया है। इसका मुख्य सरोकार प्रारंभ में विद्यमान वास्तविकता अथवा मूल रेखा का पता लगाना था, इसलिए इसका उपयोग तथ्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया, जैसे एक अवधि विशेष में साक्षरता की दर, धार्मिक संबद्धता तथा समूह विशेष के सदस्यों का आय स्तर आदि। इसका उपयोग परिवार नियोजन के प्रति लोगों की अभिवृत्ति, पंचायती राज की संस्थाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता आदि से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन हेतु शक्ति प्रदान करने के प्रति लोगों की अभिवृत्ति जानने के लिए भी किया गया। यद्यपि अब इसमें परिष्कृत तकनीकों का भी उपयोग होता है, जो विविध प्रकार के कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान करने में सहायता करते हैं। बॉक्स 2.2 में सर्वेक्षण विधि द्वारा किए गए अध्ययन का एक उदाहरण दिया गया। सर्वेक्षण अनुसंधान एकत्रित करने के लिए विविध प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। इन तकनीकों में व्यक्तिगत साक्षात्कार, प्रश्नावली सर्वेक्षण, दूरभाष सर्वेक्षण तथा नियंत्रित प्रेक्षण आते हैं। यहाँ इन तकनीकों का कुछ विस्तार से वर्णन किया गया है। व्यक्तिगत साक्षात्कार लोगों से सूचना प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली विधि है। इसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। एक चिकित्सक इससे रोगियों के विषय में सूचना प्राप्त करता है। एक नियोजक अपने भावी कर्मचारी से मिलते समय इसका उपयोग करता है तथा एक विक्रीकर्ता यह जानने के लिए कि एक गृहिणी से साक्षात्कार करता है कि वह एक ब्रांड विशेष के साबुन का ही उपयोग क्यों करती है। दूरदर्शन पर हम मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर साक्षात्कार करते हुए बहुत बार देखते हैं। साक्षात्कार में क्या होता है? हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं, जिसमें एक व्यक्ति प्रायः जिसे साक्षात्कारकर्ता कहा जाता है प्रश्न पूछता है तथा दूसरा व्यक्ति जिसे साक्षात्कारदाता या प्रतिक्रियादाता कहा जाता है समस्या से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है जिसे तथ्यपरक सूचनाएं, अभिमत तथा अभिवृत्ति एवं व्यवहार विशेष के कारण आदि प्रतिक्रियादाताओं से प्राप्त किए जाते हैं। यह आमने सामने किया जाता है, किंतु कभी कभी यह दूरभाष पर भी संपन्न होता है। मुख्य रूप से साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं: संरचित स्ट्रक्चर्ड या मानकीकृत स्टैंडर्डाइज। सर्वेक्षण विधि का उदाहरण